हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल हैव एजुकेशन सेंटर। आज हम देखेंगे क्लास 10th में जो भूगोल में सामाजिक विज्ञान यानी कि जो भूगोल है उसमें हम सामाजिक विज्ञान देखेंगे। उसका जो चैप्टर है हम चैप्टर देखने वाले हैं संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना कवर कर लिया आप देखते जाइए हमारी वीडियो को, 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। यानी कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसकी हमको दो विशेषता बतानी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मिट्टी है जो उत्तर के विशाल मैदानों में पाई जाती है और इन राज्यों में पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार, इनमें पाई जाती है। इसकी हम दो विशेषता देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता देखते हैं धान, यानी कि आपको पता है धान यानी गेहूं जो चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। यानी कि जो इतनी हमारी फसल है ये जलोढ़ मिट्टी की ज़्यादा अनुकूल होती हैं। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, उच्च शक्ति संपन्न होती है, जहाँ पर हमको उच्च मात्रा में भी हमको जो हमारी पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ तक जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। चलिए आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। यही आपका 2-3 नंबर में पूछ लेता है। इसका आंसर देखते हैं। वह भूमि जहां बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। यानी कि ऐसी भूमि जहां पर पानी जाता रहे और उससे नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि नई जलोढ़ मृदा हमारी जमा हो जाती है, वहाँ वह खादर कहलाती है। जिस जगह पर मृदा जमा हो जाएगी पानी की लगातार बाढ़ के आने से, वहाँ पर खादर मृदा कहलाती है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पुरानी मृदा ही बनी रहती है, उसे कहते हैं हम बांगर। यानी कि जहाँ पर पानी निरंतर पहुँचता रहे और नई मृदा बनी रहे उसको हम कहते हैं खादर। और जहाँ पर कोई भी पानी ना पहुँचे, पुरानी मृदा हो, यानी कि पुरानी मिट्टी वहीं पर पहले की जमा हो, उसे हम बांगर कहते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं जैव और अजैव संसाधन क्या हैं। यानी कि हमको इसमें ये बताना है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले जैव संसाधन देखते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमको जीव मंडल से प्राप्त हों वे हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति एवं जीव, यानी कि मनुष्य हमको संसार द्वारा प्राप्त है और वनस्पति एवं जीव यानी कि कोई जानवर। चलिए अजैव संसाधन देखते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हों उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन यानी ऐसी हमारी कुछ जरूरत है जो निर्जीव चीज़ों से बनती हों, जिनमें जान ना हो, ऐसी चीज़ों से बनती हों जैसे कि मृदा, धातुएं और चट्टानें। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें हमारी संसाधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनों के महत्व तथा वनों से होने वाले लाभ को लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वनों का क्या महत्व है और वनों से ऐसे कौन से लाभ हैं जो हमको प्राप्त होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वन मानव जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इनके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी कि जो वन मानव है ना, मानव के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। चलिए अब ये हमारे हो गए वन मानव का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। अब हम देखते हैं वनों से होने वाले लाभ क्या हैं। तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ है हमारे घरेलू उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति। यानी कि जो वनों से हमारे घरेलू उपयोग के लिए चारा, ईंधन, कुर्सी, बेड, लकड़ी के बर्तन तथा वन जीवों के लिए आवास प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे घरेलू उपयोग में हमारे काम आते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी हेडिंग में क्या है, उद्योग हेतु कच्चा माल। यानी कि जो हमारे उद्योग में कच्चा माल की आवश्यकता होती है उसमें देखते हैं वनों से कागज और रबर, कत्था, माचिस और खेल उपकरण, तेल आदि उद्योग हेतु कच्चा माल उपलब्ध होता है। यानी कि वनों से हमको ये सभी उद्योग के हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है। ये हमारा वनों का महत्व और वनों से हमको लाभ प्राप्त हुए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। यानी कि जो भारतीय वन है उनकी हमको विशेषता लिखनी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा आता है। इसका आंसर देखते हैं। भारतीय वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए इसका आप पहला पॉइंट देखते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। यानी कि ऐसा आर्थिक रूप से हमको जो संपन्न संपदा मिली हुई है उसको देखते हैं। भारतीय वन
आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी है, यानी कि हमको आर्थिक रूप से यानी कि जो हमको जरूरतें हमारी पूरी करे वह उससे बहुत लाभकारी है। जो भारतीय वन यानी कि जो हमारे जंगल हैं वो बहुत लाभकारी हैं। वनों से इमारती लकड़ियां यानी कि जो हमें वनों से इमारती लकड़ियां यानी कि हम जो लकड़ियां बनाते हैं, कच्चा माल या कच्चा माल हमको प्राप्त होता है आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, यानी वन से हमको इतनी सारी चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की वन पाई जाती हैं, यानी कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के जो वन पाई जाती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले बर्फपाती, शंकुधारी आदि, यानी कि 2 प्रकार के हमारे जो वन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत की दृष्टि से हम वनों को हमको प्राप्त हैं। चलिए इसमें जो पॉइंट देखते हैं, जो बर्फपाती वन शुष्क है, ये ऋतु अपनी पत्तियां गिरा देता है, यानी कि जो ऐसा पेड़ है जो अपनी जो शुष्क ऋतु में यानी कि कुछ जब कुछ गर्मी हो और कुछ बारिश ऐसा मौसम हो जैसे उसको हम शुष्क ऋतु बोलते हैं, उसमें ये क्या करता है, ये पेड़ ऐसे वनों में अपनी पत्तियों को गिरा देता है। ये आपको इस प्रकार बस एक बार अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपने पेपर में इसको बना कर लिख सकते हो, जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग का नाम लिखिए, यानी कि जो वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग है उसका हमको नाम लिखना है। चलिए इसमें जो कुछ उद्योग हैं प्रमुख उनको हम नाम लिखेंगे। तो पहला हमारा है कागज उद्योग, जो हमारे वनों से हमको बहुत प्राप्त होता है। दूसरा हम देखते हैं खेल का उपकरण, यानी कि हमको ये वनों से ये सारी चीजें उद्योग में प्राप्त होती हैं। एक तो हमारा कागज है, एक हमारा खेल का उपकरण। दूसरा हम मान लेते हैं माचिस, जिससे हमको तीली लकड़ी प्राप्त होती है। और चौथा मान लेते हैं तारपीन तेल उद्योग, ये भी हमको बहुत प्राप्त होता है, जो हमको वनों से प्रमुख उद्योग के रूप में हम ये 4 नाम को लिख सकते हैं। ये भी आपका शॉर्ट में पूछ लेता है 2 नंबर में, इसको भी आपको लर्न करना है। अब हम देखते हैं हमारे जो बोर्ड परीक्षा में 17 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके अनसॉल्व पेपर यानी कि मॉडल पेपर से लिए गए हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, टेहरी बांध किस राज्य की किस नदी पर निर्मित किया गया है। जो हमारा टेहरी बांध है वो किस राज्य की किस नदी पर निर्मित किया गया है। इसका आंसर देखते हैं, जो टेहरी बांध परियोजना है वो भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, जिसमें आपकी जल विद्युत निर्माण होता है विद्युत से। चलिए इसमें देखते हैं, टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टेहरी जिले में हिमालय से निकले वाली 2 नदियां भागीरथी एवं बिलंगना के संगम पर निर्मित किया गया है। यानी कि जो हमारी 2 नदियां हैं भागीरथी एवं बिलंगना, उन दोनों के संगम से ये बाढ़ की परियोजना हमको प्राप्त हुई है, जो कि हमारा उसका नाम है टेहरी बांध परियोजना। और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। और ये हमसे पूछ लेगा ऑप्शन में। चलिए आपके ऑप्शन में भी काम आ जाएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल संसाधन से क्या अभिप्राय है, यानी जल संसाधन क्या है और ये हमारे किस प्रकार हमारे यूज में आता है। इसका आंसर देखते हैं, जल जीवन के लिए आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन है। जो हमारा जल है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन भी है। और पृथ्वी के भूतल पर यानी कि जो हमारी धरती है उस पर द्रव, ठोस एवं गैस के रूप में भी उपलब्ध जल को ही हम क्या बोलते हैं, जल संसाधन, जो हमारे जल के हुए हम यूज करते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हो, मैंने अपनी समझ से लिखा हुआ है। आप इस प्रकार नहीं लिखना चाहते हो तो अपने बना कर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हो। जो हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसमें हम क्या समझते हैं। चलिए इस प्रकार हम अपने एक्सप्लेन करेंगे। इसका आंसर क्या है, जिस नदी घाटी परियोजना के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें बहुउद्देशीय नहीं घाटी परियोजना कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसा मान लीजिए, कुछ ऐसी एक नदी होती है जो नदी घाटी परियोजना के रूप में प्रयोग करते हैं हम, अगर उनका एक साथ अनेक उद्देश्यों से पूर्ति की जाती है, यानी कि उस परियोजना से हम बहुत सारे यूज करते हैं, तो उनको हम बहुउद्देशीय नहीं कहेंगे बल्कि हम घाटी परियोजना कहा जाएगा। यानी कि आपको अगर पूछा जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि इन्हें बहुउद्देशीय घाटी भी कहते हैं और घाटी परियोजना कहा भी जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, हीराकुंड दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी कि बागड़ा नदी, ये हमारी 3 नदियां हैं जो बहुघाटी परियोजना में यूज होती हैं। चलिए इसमें जो नोट देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट नोट है। इस नोट में क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन कौन सी है, हमारी बागड़ा नागला परियोजना। ये हमारी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके शॉर्ट में भी पूछ सकता है और ऑप्शन में भी पूछ सकता है। जो सतलज नदी पर स्थित है, आपको ये याद रखना है, जो सतलज नदी पर भी स्थित है यह परियोजना बागड़ा नागला परियोजना, ये आपकी सतलज नदी पर स्थित है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजना के नाम लिखिए। यानी कि जो जल विद्युत परियोजना होगी, जल से विद्युत का निर्माण हो रहा होगा, वो कौन सी 2 परियोजना है। तो हमारी पहली है जो हम पढ़ चुकी हैं, टेहरी जल विद्युत परियोजना, जो हमारी कौन कौन सी नदी के संगम से बनी हुई है, भागीरथी और बिलंगना, इन दोनों के संगम से हम टेहरी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। दूसरी हमारी क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये हमारी कौन सी नदी में है, दामोदर नदी से ये योजना बनाई गई है। इसको देखते हैं हम, जो क्लास 10th में हमारे सामाजिक विज्ञान के केवल ये 30 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 70 नंबर पक्के प्राप्त हो सकते हैं। जो सबसे पहले इनको देखते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जर्मनी का एकीकरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके पेपर में 4 नंबर से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, यानी कि उस फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण, ये भी आपको याद रखना है, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ, यानी कि इसका क्या कारण था, उन्होंने क्यों चलाया था, उसका अर्थ बाद में हमारा क्या निकला। ये हमारा 4 क्वेश्चन है। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, यानी कि महात्मा जी का सत्याग्रह आंदोलन था उस पर हमको एक निबंध लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारा बार बार पूछा जाता है। चलिए इसको देखते हैं, महामंदी के कारणों को लिखिए। जो महामंदी का कारण है, ये महामंदी क्यों हुई थी, इसके का क्या कारण था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। चलिए इसको देखते हैं, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रों द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करनी है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र थे उनके द्वारा हमको 3 प्रकार की, यानी उसमें क्या प्रभाव हुआ था, हमको उनकी व्याख्या करनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, यानी कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थान थी उन्होंने क्या समझौता किया, ये भी हमको इस प्रकार व्याख्या इसकी करनी होगी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है वो क्यों होता है, उसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जैव तथा अजैव संसाधन, अगर आपने ये पढ़ा है हमारी वीडियो पर चैनल पर जाकर देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए, यानी कि जैव विविधता क्या होती है और इसका क्या महत्व हमारे जीवन में, यह भी हमको बताना होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन क्या है और इसके कारण भी बताइए, यानी मृदा अपरदन क्यों होती है, इसका कारण भी हमको बताना होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कि ऐसे 3 राज्य कौन से हैं जहाँ काली मृदा पाई जाती हो और कौन सी वहां पर फसल उगाई जाती है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना थी उसके क्या लाभ हुए और उसको क्या हानि हमको प्राप्त हुई। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए, यानी भारतीय जो कृषि है, हमारे भारतीय किसान हैं, तो हम जो किसान करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हमको लिखनी है 3। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन, यानी कि चावल की हम खेती करते हैं उनको उसके लिए हम कौन कौन से भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कर सकते हैं, तो इस प्रकार आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा, आप बना कर भी लिख सकते हो। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख की, जाने की जो किसान है उन लोगों की बहुत सारी परियोजना होती हैं जिससे वो उनको लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे आप इस प्रकार कुछ समस्याओं का उल्लेख भी कर सकते हो। चलिए आगे देखेंगे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यानी कि परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है और गैर परंपरागत, इनके हमको अंतर भी लिखना है और ये क्या क्या होते हैं इस प्रकार हमको एक्सप्लेन करना है। ये आपके लघु में भी आ सकता है और ती में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, यानी कि जो ऊर्जा के हमको गैर परंपरागत स्रोत है उसका हमको वर्णन करना है और हमको वो क्या होते हैं उस प्रकार हमको उसका अर्थ भी लिखना होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन के 3 गुण लिखिए, यानी जो हमारे सड़क परिवहन है उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं और कुछ विशेषता भी हैं, उनके हम गुण भी बता सकते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, यानी जो परिवहन है, जो हमारे संचार है, यानी इधर उधर घूमते हैं, वो किस प्रकार हमारे साधन जो हमारे ये हमको साधन मिले हुए हैं, ये किस प्रकार से देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को कहे जाएंगे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, यही आपका सोशल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछ लेते हैं।
22वां क्वेश्चन देखते हैं, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, यानी कि पार्टियां होती हैं जब वो गठबंधन करती हैं तो ऐसी गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, आप इसमें इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको इस प्रकार अपने वर्णन करना होगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद क्या है, यानी कि इसकी प्रमुख विशेषता लिखी, यानी कि आपको ये लिखना होगा संघवाद क्या है और इसकी विशेषता क्या है। ये हमारे चैनल पर डाला हुआ है ये वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, 1992 के संविधान संशोधन से पहले औरवाद के स्थानीय संसाधन की दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले के बाद जब हमारा औरवाद के स्थानीय शासन, यानी जो हमारा शासन बाद में बना था, उसके दो महत्वपूर्ण हमको अंतर लिखने होंगे कि उससे पहले हमारा क्या था और उसके बाद हमको कौन कौन से महत्वपूर्ण अंतर प्राप्त हुए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थितियां क्या है, यानी कि जो हमारी भारत की जो विधायक हैं उनमें जो कुछ महिलाएं हैं तो उनकी हमारी क्या स्थिति है हमारे भारत की प्रतिनिधित्व के रूप में। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जागृत असमानताएं नाटी हैं, यानी कि जो घाटी हमारी कुछ हैं, जो भारत में किस प्रकार की अभी भी जातिगत यानी हमारी जातिवाद फैला हुआ है, उस प्रकार हमको असमानताएं बतानी है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है जिसमें बाटू और बैध सरकार का गठन करता है, यानी लोकतंत्र किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है जिसमें बाटू और बैध सरकार, यानी कोई ये सरकार है बाटू बैध इसका गठन वो करता है हमारी भारत सरकार। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास मापने का जो UNDP मापदंड है ये किन पशुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, यानी कि ऐसा ये हमको क्वेश्चन बताना है। जो हम विकास नापते हैं जो कि जिसकी इकाई UNDP है वो हमारे पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से कौन सा अलग है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के प्रमुख जो हमारी सम्मुख चुनौतियां हैं उनका हमको वर्णन करना है, यानी लोकतंत्र के प्रमुख हमारी सम्मुख कौन सी चुनौतियां आई हुई हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, जो हमारे संगठित कार्य जो हम सभी लोग मिलकर एक साथ करते हैं आप इससे क्या समझते हो, आप इसका इस पर वर्णन कर सकते हो। आपने लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें।